बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि चाइना का जो एक ऑयल टैंकर है वो गुजर गया आबनाए हुरमुज़ में से। ये दावा किया गया था अमेरिका की जानिब से कि वो अपनी एक नाकाबंदी करेंगे और उसके नतीजे में वो किसी को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो अमेरिकन, तो आपको पता है कि वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आजकल वो कहते हैं और वो होती नहीं है। जो आलमी सतह पे उनकी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत डैमेज हुई। अमेरिका ने बार बार कहा कि उसने ईरान की एटमी सलाहियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी है और अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। हर चीज़ बर्बाद कर दी है, साइंटिस्ट भी मार दिए हैं। ईरान के बारे में बार बार ये अमेरिका ने और इसराइल ने कहा, लेकिन आज भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो ईरान से इसी पे बात करते हैं कि जौहरी हथियारों के हवाले से हमें कुछ गारंटीज चाहिए। यानी अमेरिका ने जो दावे किए वो सच साबित नहीं हुए। ईरान की तबाही के जो दावे किए गए वो भी सच साबित नहीं हुए। मुज़ाकरात से पहले जो दावे किए गए वो भी दुरुस्त साबित नहीं हुए। तो अब ये एक तासर बनता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो बातें करते हैं उनमें से ज्यादातर बातें बाद में गलत साबित हो जाती हैं, जबकि ईरान अपनी बात के ऊपर कुछ हद तक मजबूत दिखाई देता है। इस वक्त जो ईरानी रजीम है या ईरान की जो हुकूमत है ईरान के अंदर, उसने ये साबित किया है अपने इकदामात से कि उन्होंने जो भी धमकी लगाई या जो भी वार्निंग दी उसके ऊपर उन्होंने बाद में अमल दरामद किया। तो उनकी एक आलमी सतह पे क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। अब अमेरिका ने कहा था कि वो यहाँ से टैंकर्स को नहीं गुजरने देंगे। खासतौर पे उन जहाजों को अमेरिका बिल्कुल नहीं गुजरने देगा जिन्हें ईरान फैसिलिटेट करेगा। और ईरान की फैसिलिटेशन के नतीजे में यानी जो जहाज गुजरेंगे वो ईरान के साथ एक हिकमत अमली के तहत गुजरेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, आप आपने हुर्मुज़ को अंदर से बंद करते हैं तो हम बाहर से बंद कर देंगे। अब ये एक ऐसा तनाज़ा था जिसमें खतरा था कि अमेरिका और चीन का टकराव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चाइना बहुत बड़ी मिकदार में अपना फ्यूल लेकर जाता है। तो चाइना का एक टैंकर मुबैना तौर पर गुजर रहा था और उसको नहीं रोका जा सका और वो डेडलाइन खत्म होने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ में से गुजर के चला गया। चीन के जो वजारत दिफा है और वजारत खारजा है उन दोनों ने इस बारे में स्टेटमेंट्स जारी किए थे और वो बार बार ये कहते रहे हैं कि टकराव की पॉलिसी ठीक नहीं है। तो अमेरिका ने ऐसी जुर्रत नहीं की कि वो चाइना के एक ऑयल टैंकर को रोके। इससे पहले एक ऑयल टैंकर रशिया का, मैंने आपको थोड़े दिन पहले आगाह किया था कि वो पहुंच गया अमेरिका के नजदीक क्यूबा, जहां पे अमेरिका के अपने कुछ अज़ाइम हैं, लेकिन इसके बावजूद रशियन टैंकर वहां पे पहुंचा और उसको भी अमेरिकन ताकत के बलबूते पे नहीं रोक पाए। तो अमेरिका ईरान के साथ तो लड़ रहा है, यानी इन्होंने हमेशा कमजोर ममालिक के ऊपर अटैक किया, लेकिन ताकतवर ममालिक के खिलाफ सिर्फ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया, खुद कभी मैदान में ऐसा सच नहीं आए। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट नुकता इसमें यह है कि रशिया और चाइना खुलकर मैदान में आ गए और वो ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए। चीन भी चाहता है, रूस भी चाहता है और उसके लिए उनकी अपनी अपनी तजावीज है। चाइना ने कहा कि अमेरिका की नाकाबंदी खतरनाक है और गैर जिम्मेदाराना है। नाकाबंदी कशीदगी को बढ़ाएगी, जंगबंदी मुआहदे को नुकसान होगा। चीन ईरान को कोई हथियार नहीं दे रहा, ये भी उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा। मगर इसको बहाना बनाकर अगर अमेरिका इजाफी टैरिफ या महसूलात लगाएगा, चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाएगा, तो चीन जरूर सख्त जवाबी इकदामात करेगा। ये चाइना ने क्लियर कर दिया। रशिया की तरफ आए तो रशिया ने कहा जी मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, मुज़ाकरात रुकने नहीं चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि तनाज़े की जो जड़ है उसको जड़ से खत्म किया जाए। तनाज़े को खित्ते में तवील मुद्दत के लिए इस्तेहकाम कायम होना चाहिए और किसी सूरत भी दोबारा किसी किस्म का तसादुम नहीं होना चाहिए। चाइना के अलावा रशिया ने भी ये ऑफर की कि वो मदद देने को तैयार है और वो एक तीसरी पार्टी के तौर पे मामले को हल कर सकते हैं। इससे पहले रशिया ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी ऑफर दी थी और वो बड़ी ऑफर ये थी कि रशिया ईरान से जो अफसूदा यूरेनियम है, जिसका वेट बताया जाता है कि उसका वजन 440 किलोग्राम है लगभग, और ये 60% अफसूदा यूरेनियम है और इसी से खतरा है कि ईरान एटमी धमाका कर सकता है या तजर्बा कर सकता है। तो रशिया ने कहा था कि ये हम रूस में ले जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने इसको माना नहीं था, क्योंकि देखिए ये जो यूरेनियम है ये एक वॉर ट्रॉफी है अब अमेरिका के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिका का जो सदर भी ये यूरेनियम अपने मुल्क में ले जाएगा या अमेरिका में ले जाएगा, अब वो सदर जो है वो आलमी सतह पे उसको बड़ी पजीराई मिलेगी और वो अमेरिका में अगले इलेक्शनों के लिए अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे पेश कर देगा। ये बड़ी वाज़ेह और आसान चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है ये बिल्कुल, क्योंकि ये वॉर ट्रॉफी है, ये हर कोई जीतना चाहेगा। अब ईरान ने इस वक्त जो दो सख्त मुतालबात का सामना किया जेडी वेंस के साथ मुज़ाकरात में, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन एक और खबर है, और ये खबर किसी और ने नहीं दी, ये अमेरिकन मीडिया ने दी है और ये खबर CNN से आई है। CNN के जो माहिर एक नामानिगार हैं रॉबर्टसन, उन्होंने इंकशाफ किया कि ईरानी वफद ने अमन की बहुत सारी तजावीज पेश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने बार बार अपनी गोल पोस्टों को तब्दील करना शुरू कर दिया।
यानी वो अपने मुतालबात तब्दील कर लेते थे। जहां से भी अमेरिका आता था, ईरानी वहां से कोई ना कोई ऐसी तजवीज देते थे कि ठीक है इसको ऐसे कर देते हैं। तो अमेरिकन बहुत फंस गए थे और अमेरिकन अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहे थे। वाशिंगटन तबाहकुन इलाकाई जंग को टूल देने के लिए सफारतकारी को सबोताज करने की कोशिश करता रहा है। यानी ये अब सीएनएन कह रहा है, अमेरिका में कह रहा है। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट सीएनएन पे केस कर सकती है, उन्हें पकड़ सकती है, उनके खिलाफ इकदाम कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीएनएन ने ये खबर दी है तो उनके पास कोई ना कोई तो इसके पीछे जवाब होगा। अब वो ये कहते हैं कि ईरान ने पूरी कोशिश की है कि अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और जंगबंदी जारी रहे, मगर साथ ही वो ये बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से जब किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक होने लगता था तो अमेरिका कोई नई चीज खड़ी कर देता था। वैसे भी जेडी वेंस के पास कोई इतने इख्तियारात तो थे नहीं। तो जेडी वेंस ने ये बताया कि दो सख्त मुतालबात हैं जो हमने ईरान के सामने रखे, जिनके ऊपर डेडलॉक है। ईरान ने कुछ और मुतालबात भी बताए, लेकिन चले इनकी भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं, एक तो ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसकी निगरानी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो, और हम जब चाहें चेक कर लें कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं। वो ये उनका दावा है डोनाल्ड ट्रंप का कि कभी भी नहीं। और इसमें एक तजवीज ये भी आई कि आप 20 साल तक ईरान में गारंटी दे दे। तो ईरान ने 5 साल की गारंटी दी थी, यहाँ पे एक खबर मौजूद है और ये दावा किया जा रहा है, और ये दावा बाकायदा किया गया है। अमरीकी अखबार की जानिब से न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट पेश की है कि ईरान ने कहा कि वो 5 साल तक जौहरी सरगर्मियां मुअत्तल करने पर रजामंद है, बशर्ते कि उसके ऊपर से पाबंदियां उठाई जाएं, उसके जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएं, और ईरान का जो रास्ता है उसको ना रोका जाए आइंदा के लिए, और जो नुकसानात का अजाला है वो भी किया जाए। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम 5 साल के लिए आपको गारंटी देते हैं कि 5 साल के लिए हम किसी किस्म की भी जौहरी सरगर्मी नहीं करेंगे। यानी हम अगर कोई नया प्लांट लगाना भी चाह रहे हैं तो उसमें भी हम नहीं जाएंगे, बिजली बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिलहाल 5 साल तक के लिए वो ये गारंटी देने पर तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने कम से कम 20 साल और डोनाल्ड ट्रंप ने ताहयात ये गारंटी मांगी थी कि मैकेनिज्म बनाया जाए कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। तो एक तो ये उनका मुतालबा था जो जिसके ऊपर डेडलॉक हो गया। दूसरा, जेडी वेंस के मुताबिक ये मुतालबा था कि अफसूदा यूरेनियम जो ईरान ने तैयार की हुई है 60% तक, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दिया। इस पे भी ईरान राजी नहीं हुआ। तो इन दो चीजों के ऊपर वो कहते हैं डेडलॉक है। रशिया ने कहा था कि यूरेनियम हम ले जाते हैं, उनकी ईरान से बात हुई होगी, इसी सूरत में उन्होंने ये बात की, वरना इतना बड़ा दावा जो है वो रशिया कर नहीं सकता। अमेरिका नाज़रीन तनहा होता जा रहा है, उसका अकेलापन अब दिखाई दे रहा है। तमाम तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। अमेरिका मार खा के आए, चाहे मार के आए, चाहे अमेरिका ताखीर से आए या जल्दी आए, अमेरिका को इन मुज़ाकरात में दोबारा आना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। जितने भी अमेरिका के मादी के इत्तेहादी हैं वो सारे भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। इटली की वज़ीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी। ये खातून आपको याद होगी जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार रहे थे ना, जब शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, तो पीछे एक खातून लीडर खड़ी थी, वो इटली की वज़ीर आज़म थी। उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया था कि यार ये क्या बंदा है, ये किस तरह की शख्सियत है, ये क्या कर रहा है? क्या किसी भी लीडर को इस तरह कार्टून बनना जेब देता है? क्या कोई भी लीडर इस लेवल के जूते पॉलिश आलमी सतह पे आकर कर सकता है? वो खातून बहुत परेशान थी, जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की वज़ीर आज़म है। अब उन्होंने एक बड़ा जुर्रतमंदाना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा वो मनसूख करने जा रहे हैं। यानी इटली के साथ इसराइल का एक दिफाई मुआहदा था। याद रखिएगा, ये दोनों ममालिक मेडिटेरियन सी के ऊपर है। सामने वाली साइड पे जो है वो इसराइल है, उसके बाद एक इस तरफ तुर्की है, तुर्की के साथ यूनान है, फिर ऊपर आपका इटली, स्पेन, ये सारे ममालिक जो हैं ये इसी समंदर के ऊपर है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। तो इसमें जो इटली की वजीर आजम है, उन्होंने अब इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। ये एक झटका है इसराइल के लिए। अमेरिका के लिए भी झटके पे झटका आ रहा है। देखें ना, वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे फेवरेट हंगरी का वजीर आजम था वो फारिग हो गया। 16 साल तक वो इक्तदार में रहा और बिलाखिर वो फारिग हो गया। और हंगरी का जो इलेक्शन है वो इसकी एक मिसाल है कि यूरोप के अंदर अमेरिका का असर रसूख खत्म हो रहा है। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत वहां इतनी ज्यादा है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करता है वो वहां पे मकबूल हो जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा लीड ली हुई है वो स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो ने ली हुई है। और वहां के लोग बड़ा फख्र करते हैं इस बात के ऊपर, वो बहुत ज्यादा फख्र करते हैं कि जनाब हमें फख्र है कि हमारा वज़ीर आज़म इतना डटकर, इतना मजबूती के साथ खड़ा है। अब नाज़रीन, कुछ चीजें पाकिस्तान के अंदर से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान में बताऊं कि हुकूमत ने एलानिया लोड शेडिंग का आगाज कर दिया। एलानिया लोड शेडिंग, लोड शेडिंग की वजह बताऊं नाज़रीन क्या होती है? लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हो, या आपकी उतनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती जितनी बिजली आपको चाहिए होती है।
लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला इसका उलट है। पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो जरूरत से दुगनी से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को जितनी बिजली चाहिए, अगर पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो पाकिस्तान के पास 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी हर महीने 250 मेगावाट के हिसाब से ही पैसे देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सलाहियत है पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की, पाकिस्तानी जो बिजली खरीदते हैं उसके पैसे नहीं देते, पाकिस्तान जो बिजली बनाने की सलाहियत है उसके पैसे देते हैं। फिर ऐसे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो सकती। आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इजाफी सलाहियत है और आप सलाहियत के पैसे ले रहे हैं, बिजली के पैसे नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान की सलाहियत है कि वो रोजाना 100 अंडे बेच सकता है, दुकानदार 100 अंडे रोजाना बेच सकता है। आपकी जरूरत जो है वो 10 या 15 अंडों की है, लेकिन आपको रोजाना उसे 100 अंडों के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप उसे 5 अंडे लें, 10 अंडे लें, 20 अंडे लें, 40 अंडे लें, आपको पैसे उसको 100 अंडों के देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी सलाहियत है कि वो 100 अंडे रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेच सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है। ये है कैपेसिटी पेमेंट जो आप हर मर्तबा अदा करते चले आ रहे हैं और आप आइंदा भी अदा करेंगे। अब मजे की बात यह है कि वो जो अंडे आप ले रहे थे ना, उसमें से भी उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं देने, वहां पे भी लोड शेडिंग होगी बिजली की। अब उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, हालांकि कैपेसिटी है इजाफी और बिल भी है इजाफी। आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी बिजली की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ाई गई। फिर आप 1 के बजाय 3 यूनिट के पैसे देते हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जा रही है। रीजन क्या है कि अवाम को टके का फायदा ना हो और हमें टके का नुकसान ना हो। ये जितने आईपीपी है ना, ये सारे हुकूमत के नाक के बाल है। इन सबको लाया कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इन लोगों ने इसके सारा का सारा मुनाफा खाया ना, इन्होंने पैसा खाया। तो ये जो पैसा इन्होंने खाया, जिन लोगों को ये लेकर आए गारंटियां देकर, उनका नुकसान तो नहीं होने देंगे, इतना सा भी नहीं होने देंगे। आपको पता है ये कारोबारी लोग या आईपीपी ये लोग नुकसान किसे समझते हैं कि जी पिछले महीने हमारा मुनाफा था 10 अरब का, इस महीने 9 अरब का मुनाफा हुआ, हमें 1 अरब का नुकसान हो गया। ये नुकसान इसे कहते हैं। ये नुकसान इसे नहीं कहते कि हमारा लॉस में चला गया। आम आदमी का नुकसान तो ये होता है ना, उसने 100 रुपए की चीज बनाई, उसकी 90 की बिक गई तो उसका 10 रुपए का नुकसान हो गया, और उसकी चीज जो 110 की बिक गई तो 10 रुपए का फायदा हो गया। इनका ये नहीं है। इनका मुनाफा जो है, अगर उन्होंने 100 रुपए की चीज बनाई और 200 की बिकी तो 100 रुपए का फायदा हो गया। अगले महीने 190 की बिकी तो ये कहेंगे कि 100 की हमने बनाई थी, हमारी 190 की बिकी है, हमारा तो जनाब 10 रुपए का नुकसान इसलिए हो गया कि पिछले महीने हमने 200 की बेची। यानी ये कौम को जो पहले नचोड़ रहे थे, अब वो नचोड़ने में चंद फीसद का फर्क आया तो उन्होंने कहा ये भी कौम पे डालो, हमने ये बोझ नहीं उठाना। ये इनके हालात है। और आज पाकिस्तान में कामयाबी पता किसे समझते हैं? आपके बड़े बड़े दानिशवर, आपके बड़े बड़े लोग, बड़े ताकतवर लोग, वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देने वाला है। ये खबर भी आई है, ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हर जगह पे ये खबर खास तौर पे छपवाई गई है कि पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वली अहद की जानिब से 3 अरब डॉलर डिपॉजिट कराने का ऐलान। ये को पाकिस्तान को पैसे मिल नहीं जाएंगे, ना ये कोई सरमायाकारी, ये सिर्फ सऊदी अरब अपने बैंक से पैसे निकाल के हमारे बैंक में रख देगा। ये सिर्फ डिपॉजिट है और हमने पैसा वापस करना है यूएई का, और ये पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना होगा। हो सकता है इस पैसे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़े, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अब हम सऊदी अरब से पैसा ले रहे हैं, हमारे लोग बगले बजा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत फिटे मुंह तड़ा। यहाँ पे SIFC नामी इदारा बनाया गया, उसके ऊपर रिटायर और हाजिर ड्यूटी जर्नैलों को बिठाया गया। पूरा का पूरा इदारा कंट्रोल किया गया फौज के जरिए से, फौजी जर्नैलों के जरिए से, और उस इदारे को पाकिस्तान के तमाम इदारे दे दिए। यानी सेहत उनके पास, मादनियात उनके पास, ज़राअत उनके पास, हर चीज, एनर्जी सब उनको दे दिया गया, सारा कंट्रोल उनके पास है। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आने वाली है। टके की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आई। इतनी बड़ी नाकामी पे बोलने की बजाय ये कह रहे हैं उधार पैसे मिलके पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। शाबाश, यही आपसे तवक्को थी, इसी तरह की खबरें आपने देनी थी। माजी में हम भी यही समझते थे कि बहुत बड़ी कामयाबियां होती हैं। सबकी आंखों पे इन्होंने पट्टियां बांधी हुई थी, लेकिन कौम की आंखों से पट्टी उतर गई है। लेकिन हमारे चंद दानिशवर जो है ना, उनकी आंखों से पट्टी नहीं उतर रही, वो वहीं पे खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। इमरान खान साहब के साथ जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। वो जो मुकदमा 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 1.5 साल से उसको लटकाया हुआ है। और अब इमरान खान साहब को जो है वो एक और केस पुराना ये चलाते रहते हैं फॉरेन फंडिंग का, उसके अंदर मरकजी मुल्जिम बना दिया। मैं आपको गारंटी करता हूं, हमने इस पूरे केस को स्टडी किया था। पाकिस्तान में बेशुमार लोग, बहुत सारे सहाफी आपको ये बताएंगे जो सही रिपोर्टिंग करेंगे कि अगर पाकिस्तान में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग सबसे ज्यादा शफाफ है, सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन और क्लियर है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी शफाफियत नहीं थी। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें, फजल रहमान, ये तो हिसाब ही नहीं दे सकते, बता ही नहीं सकते कि पैसा आया कहां से, गया कहां।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक रुपया डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलविस किया गया। इमरान खान के ऊपर ये भी एक केस चलाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान की बहन ने बताया कि सलमान सफदर को इमरान खान ने बताया कि पहला इंजेक्शन लगने के बाद आंख में थोड़ी बेहतरी आई, उसके बाद से कोई बेहतरी नहीं आई। आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इस आंख से आप नजर नहीं आ रहे, ना मैं इस आंख से पढ़ पा रहा हूँ। पिम्स के डॉक्टर आरिफ ने कहा कि ये आंख मुस्तकिल डैमेज हो चुकी है और इससे बेहतर अब नहीं होगी। ये इमरान खान साहब की हालत की है इन्होंने। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, उसे जेल के अंदर एक आंख से नाबीना करते चले जा रहे हैं और उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में जिस लीडर ने प्रॉपर चैलेंज किया और पाकिस्तानियों ने उसको तस्लीम कर लिया और पाकिस्तानियों ने उसके मौक़िफ़ को समझा, वो इमरान खान है। इमरान खान ने वो समझा दिया कौम को जो कोई नहीं समझा पाया था। इस वजह से इमरान खान साहब से शदीद दुश्मनी निकाली जा रही है और लगातार ये किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और लाकर मुसल्लत किन्हें किया? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, नालायकों को। वो अपनी मर्जी के सर्वे करा करा के चढ़ाई जा रहे हैं। जनाब मैं 100% मकबूल हो गया, मैं 70% मकबूल हो गई, मैं 90% मकबूल हो गया, DGI इख्तियार कहते हैं 97% मकबूल हो गया, 93% मकबूल हो गया। और खाना खराब इलेक्शन कराओ, मुल्क में तुम्हें लग पता जाएगा। ये मकबूलियत के दावे जो है ना, ये 2024 में भी किए जा रहे हैं। ये बड़ी छलांगे लगा रहे थे अपने प्राइवेट सर्वेस करवा के। अगर इतने ही मकबूल हो गए तो इमरान खान को एक दिन के लिए सिर्फ जेल से बाहर निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने मकबूल हो। एक दफा पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ फ्री एंड फेयर, तुम्हें पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान में कितने मकबूल हो। अभी ये एक और खबर है, असदुल्ला खान साहब ने दी, उनका क्रेडिट है कि बिलावल जरदारी की पीपल्स पार्टी ने वर्ल्ड बैंक को भी 5 अरब का चूना लगा दिया, यानी वर्ल्ड बैंक को भी टीका लगा दिया इन्होंने। अंदाजा करें आप। और इनको लाकर मुसल्लत किया आसिम मुनीर साहब ने। पीपल्स पार्टी ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोग्राम और रोशन सिंध में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है और दुबई में जायदादें बनाई गई हैं। इस केस में ओमनी ग्रुप और चंद बासर सियासी खानदान के नाम है। जनाब ये खबर दी असदुल्ला खान साहब ने। अब आप बताएं कि ऐसे लुटेरों को लाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, और किया किसने? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। तो एक बात तो आप क्लियर कर लें कि फौज का ये मसला ही नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये मसला ही नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन क्यों है। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें कोई ना पकड़े, हमें कोई ना पूछे, जितनी मर्जी करप्शन करो, जो मर्जी करो पाकिस्तान में, हमें कोई ना पूछे। जब भी उनकी तरफ कोई पूछेगा या उनसे बात करेगा, वो फौरी तौर पर रिजीम चेंज कर दें। और इसके लिए उन्हें किसी के भी दरवाजे पे दस्तक देनी पड़े, वो भी जाके वो दे दें। अपना मुफाद है, अपनी एक्सटेंशन है, अपनी नौकरी, अपना इस्तिस्ना है। इससे बाहर ना ये माजी में निकले, ना ये अब निकल रहे हैं, ना इनके निकलने की कोई तवक्को है। अवाम ही इनको पकड़ के निकालेगी तो निकालेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।